जहां खामोशी भी डराती है, जहां हर परछाई अपने साथ एक रहस्य छुपाए है। आप सुन रहे हैं भूत एफएम। रात का समय था। नेशनल हाईवे से जुड़ी एक छोटी सी रोड जो पहाड़ियों के बीच जाती थी, सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई थी। सड़क पर सिर्फ चांदनी बिखरी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। चार दोस्त नितिन, अजय, राकेश और सीमा अपनी कार से मसूरी घूमकर लौट रहे थे। उन्होंने एक शॉर्टकट लिया था जो कम लोग इस्तेमाल करते थे। जीपीएस पर भी रास्ता ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, सिग्नल गायब हो रहा था और चारों को अजीब बेचैनी महसूस होने लगी थी। अजीब रास्ता। करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद सड़क और संकरी हो गई। दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं गाड़ी के शीशे पर टकरा रही थी। अचानक कार के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ। रास्ता बंद था। अजय ने कहा, लगता है वापस मुड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी सीमा ने इशारा किया, वो देखो, उधर से पगडंडी जा रही है। वाकई दाईं तरफ एक कच्चा रास्ता था जो जंगल के अंदर जा रहा था। नितिन ने कहा, चलो देखते हैं, शायद गांव हो, वहां से रास्ता मिल जाएगा। सब सहमत हो गए और गांव की पहली झलक। करीब 10 मिनट चलने के बाद उन्हें दूर रोशनी दिखाई दी। वहां छोटे छोटे मकान थे, लकड़ी और मिट्टी के बने हुए। गांव बहुत पुराना लग रहा था, जैसे समय में अटका हो। जैसे ही चारों गांव में दाखिल हुए, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। गांव अजीब तरह से चुप था। कहीं कोई आवाज नहीं, न बच्चे, न औरतें, न मवेशी। तभी एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी दिखी। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चारों ने एक दूसरे को देखा। अजय ने हंसते हुए कहा, अम्मा, रास्ता भूल गए थे, सोचा मदद मिल जाएगी। बूढ़ी औरत ने गंभीर आवाज में कहा, यहाँ से अभी लौट जाओ। रात यहाँ बिताई तो सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। पहली रात का साया। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली गरजने लगी। चारों दोस्तों ने सोचा कि अभी वापस जाना खतरनाक होगा, गांव में ही रुकना पड़ेगा। एक छोटे से घर में उन्हें ठहरने की जगह मिली। घर बिल्कुल खाली था। पुरानी खाट, टूटी दीवारें और मकड़ी के जाले। रात के करीब 12 बजे सीमा को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव के चौक में लोग खड़े थे, लेकिन सबकी आंखें चमक रही थी। उनके शरीर धुंधले थे, जैसे परछाई हो। सीमा ने डरकर बाकी दोस्तों को जगाया, लेकिन जब सबने बाहर देखा, सड़क खाली थी। गांव का रहस्य। सुबह हुई तो चारों ने सोचा कि अब वापस निकल जाए। लेकिन जब उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, तो वही रास्ता उन्हें फिर गांव में ले आया। घूम फिरकर वे फिर से वही खड़े थे। तभी एक बच्चा उनके सामने आया और धीमी आवाज में बोला, तुम नहीं बचोगे। यहाँ आने वाले कभी लौटकर नहीं जाते। गांव का चक्रव्यूह। सुबह का सूरज उग चुका था। पेड़ों के बीच से आती हल्की धूप गांव को किसी पुराने चित्र की तरह बना रही थी। लेकिन अजय, नितिन, राकेश और सीमा के दिलों में अजीब बेचैनी थी। उन्होंने तय किया कि अब किसी भी हाल में गांव छोड़ना है। नितिन बोला, कल रात जो देखा, मैं अभी भी सोचकर कांप रहा हूं। चलो यहां से निकल चलते हैं। सब तैयार हो गए। उन्होंने वही रास्ता पकड़ा जो पिछली रात लिया था। करीब आधे घंटे चलने के बाद उन्हें यकीन था कि अब वे गांव से दूर निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ही रास्ता खत्म हुआ और वे खुले मैदान में पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही गांव था, वही मकान, वही चौक, वही पुराना पीपल का पेड़। मानो गांव ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया हो। बूढ़े का सच। गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें लाल और शरीर कांप रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, भागने की कोशिश मत करो, ये गांव तुम्हें जाने नहीं देगा। यहाँ जो आ गया उसका हिस्सा बन गया। अजय ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है, हमें बस सही रास्ता बताओ। बूढ़ा हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी
कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता खून से होकर जाता है। क्या तुम वो कीमत चुकाने को तैयार हो? नितिन घबराकर बोला। कौन सी कीमत? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उस रात उन्होंने फिर उसी पुराने घर में शरण ली। बारिश और तेज हो गई थी। करीब 1 बजे राकेश की नींद अचानक टूटी। उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। राकेश। आवाज बेहद करीब से आई थी। उसने खिड़की से झांका। सामने चौक में 4-5 आकृतियां खड़ी थी। वे सब बिना चेहरे के थी, बस धुंधले काले साए। अचानक एक साया उसकी ओर बढ़ने लगा। राकेश घबराकर पीछे हट गया और बाकी सबको जगा दिया। सीमा ने कांपते हुए कहा, मैंने कल रात भी इन्हें देखा था। ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। किताब का रहस्य। अगले दिन गांव में घूमते हुए सीमा को एक टूटा फूटा मकान मिला। वहां अंदर उसे एक पुरानी किताब पड़ी मिली। किताब चर्मपत्र की थी। उस पर खून जैसे दाग थे। उस किताब में लिखा था, ये गांव श्रापित है। सालों पहले यहाँ एक सामूहिक बलि दी गई थी, जिनकी आत्माएं शांत नहीं हो पाई। वे अब तक इस जगह कैद है। कोई भी बाहरी जब इस गांव में आता है, वे आत्माएं उसे अपने साथ बांध लेती है। पढ़ते पढ़ते सीमा की सांस अटक गई। उसके नीचे लिखा था, गांव से निकलने का एक ही रास्ता है, श्राप की जड़ को खत्म करना। लेकिन उस किताब का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, यानी श्राप तोड़ने का तरीका अधूरा था। पहला शिकार। शाम होते होते सब और परेशान हो गए। अचानक राकेश ने पेट पकड़कर चीखना शुरू कर दिया। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था, जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। नितिन और अजय ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर राकेश की आंखें उलट गई। उसके मुंह से वही शब्द निकले जो बूढ़ा कह रहा था, यहां से कोई नहीं बच सकता। और अगले ही पल राकेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। सीमा रोने लगी। अजय चीख पड़ा, ये गांव हमें मार डालेगा। राकेश की लाश ठंडी हो चुकी थी। सीमा लगातार रो रही थी, जबकि नितिन और अजय एक दूसरे को देखते हुए समझ नहीं पा रहे थे कि अब करें तो क्या करें। बारिश बाहर लगातार हो रही थी और हर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ऐसा लगता मानो गांव की दीवारें हिल रही हों। नितिन ने कांपती आवाज में कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अगला नंबर हम में से किसी का होगा। अजय ने दांत भींचकर कहा, हमें श्राप तोड़ना होगा। वो किताब, शायद उसी में जवाब हो। सीमा ने सिर हिलाया, लेकिन किताब अधूरी है। आखिरी पन्ना फटा हुआ है। गांव का मंदिर। सुबह जब थोड़ी धूप निकली, तीनों राकेश की लाश को वहीं छोड़कर गांव के दूसरे हिस्से की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। उसकी दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। अंदर घुसते ही एक भयानक बदबू ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर उखड़े हुए चित्र थे, जिनमें इंसानों की बलि देते हुए दृश्य दिखाई दे रहे थे। और बीचों बीच एक टूटी हुई वेदी पर राख और जले हुए खोपड़ी के टुकड़े रखे थे। सीमा ने कांपते हुए कहा, यही बलि दी गई थी। यहीं से सब शुरू हुआ होगा। अचानक मंदिर की दीवार से फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। लाश का गायब होना। वे मंदिर से भागकर वापस उसी घर में लौटे जहां राकेश की लाश रखी थी। लेकिन जब अंदर पहुंचे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश की लाश गायब थी। सिर्फ फर्श पर खून के निशान थे, जो दरवाजे से बाहर निकलते हुए चौक तक जाते थे। अजय चिल्लाया, ये असंभव है, वो मरा हुआ था। तो फिर उसकी लाश कहाँ गई? सीमा के होंठ कांप रहे थे। शायद वो अब इस गांव का हिस्सा बन गया है, साया बन चुका दोस्त। रात को जब तीनों चौक के पास पहुंचे तो दूर उन्हें एक आकृति दिखाई दी। वो राकेश ही था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखें गहरी गड्ढों जैसी और उसका शरीर धुंध में घुला हुआ। राकेश ने धीरे से कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हें भी रहना होगा। सीमा चीख पड़ी और पीछे हट गई। नितिन और अजय समझ गए कि अब राकेश कभी इंसान नहीं बनेगा।
वो अब उस गांव के श्राप का हिस्सा बन चुका था। रास्ते की झलक। अगले दिन नितिन ने अचानक जंगल के उस पार एक पगडंडी देखी। वो सीधा गांव से बाहर जाती लग रही थी। तीनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और उस पगडंडी पर भागने लगे। वे तेजी से भाग रहे थे। धड़कनें तेज हो चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद वे सड़क जैसी जगह पर पहुंचे। चारों ओर सिर्फ धुंध थी। अजय ने खुशी से चिल्लाया, हम निकल गए। लेकिन जैसे ही धुंध हटने लगी, सामने फिर वही गांव दिखाई दिया। उन्हें एहसास हुआ ये पगडंडी उन्हें बार बार उसी जगह घुमा देती है। सीमा घुटनों पर गिर गई। हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। गांव का इतिहास। गांव से बाहर निकलने की असफल कोशिश के बाद तीनों दोस्त नितिन, अजय और सीमा थककर चौपाल में बैठे थे। ठंडी हवा उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। तभी फिर वही बूढ़ा आदमी सामने आया जिसने पहले चेतावनी दी थी। उसने धीरे धीरे कहा, अब तुम सच सुनी लो। ये गांव कई सौ साल पुराना है। यहाँ कभी एक राजा की सेना ने हमला किया था। गांव वालों को बचाने के लिए पुजारी ने एक बलि अनुष्ठान किया। उसने कहा कि अगर गांव वाले खुद की बलि देंगे तो उनकी आत्माएं हमेशा जीवित रहेंगी और दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नितिन ने दबी आवाज में पूछा, तो क्या सबने सच में बलि दी? बूढ़े की आंखें नम हो गई। हाँ, और तब से ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं हुई। ये गांव असलियत और मौत के बीच फंसा हुआ है। जो भी बाहर से आता है वे आत्माएं उसे अपना बना लेती है ताकि उनका अस्तित्व कायम रहे। अजय गुस्से में चीखा, लेकिन हम दोषी नहीं हैं। हमें क्यों फंसाया जा रहा है? बूढ़ा बोला, क्योंकि तुमने इस जगह का रास्ता चुन लिया। एक बार यहाँ आने का मतलब है तुम्हारी किस्मत अब इस गांव से जुड़ गई। सीमा की रात। उस रात सीमा अकेली बैठी थी। अचानक उसे खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। धीरे धीरे उसने झांका। वहां एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र करीब 18-19 साल रही होगी। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली और होठों से खून बह रहा था। लड़की ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम भी कभी तुम्हारी तरह थे। सीमा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं इस गांव की हूं। हमें धोखा दिया गया था। हमें बचाने के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया। हम सिर्फ चाहते हैं कि कोई हमें मुक्त करे, वरना ये गांव हमेशा प्यासा रहेगा। और इतना कहकर वो धुएं की तरह गायब हो गई। रहस्यमयी घंटियां। अगले दिन सुबह मंदिर से घंटियों की आवाज आने लगी। तीनों ने सोचा कि शायद कोई पुजारी यहाँ मौजूद हो। वे दौड़कर मंदिर पहुंचे, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ टूटी मूर्तियां और राख। फिर अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में गूंज उठी आवाज, बलि अधूरी है, बलि अधूरी है। नितिन ने डरते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें ही बलि पूरी करनी होगी। सीमा चिल्लाई, नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैं यहां से बाहर निकलना चाहती हूं। दूसरा शिकार। उस रात अजय को अजीब बुरे सपने आने लगे। उसने देखा कि गांव के चौक में लोग खून से लथपथ नाच रहे हैं और उसे बीच में खींच रहे हैं। अचानक नींद खुली तो उसने पाया कि उसका शरीर सचमुच चौक में खड़ा है। उसके पैरों के नीचे खून का चक्र बना हुआ था। गांव के साए उसके चारों ओर घूम रहे थे। अजय चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। सुबह जब नितिन और सीमा ने चौक में देखा तो अजय की लाश वहां पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे। आंखें खुली रह गई थी। 2 बजे, लेकिन कब तक? अब सिर्फ नितिन और सीमा रह गए थे। सीमा ने टूटे स्वर में कहा, हम भी मर जाएंगे। ये गांव हमें कभी नहीं छोड़ेगा। नितिन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, कोई न कोई रास्ता होगा। हमें श्राप की जड़ तक जाना होगा। शायद मंदिर में या किताब में कोई सुराग छुपा हो। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाया। अगर हमें मरना भी है तो कम से कम कोशिश करके मरेंगे। और दोनों फिर उस मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर में वापसी। नितिन और सीमा कांपते हुए मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे। हवा में धुएं की गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी दीपक जलाया हो, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं था।
वेदी पर पड़ी राख को नितिन ने हाथ से हटाया तो नीचे पत्थर की पट्टी पर कुछ लिखा मिला। मिट्टी साफ करने पर शब्द उभरे, श्राप टूटेगा केवल तब जब वही खून बहाया जाए जो मासूम हो। सीमा ने घबराकर कहा, इसका मतलब बलि हमें ही देनी होगी। नितिन ने सिर झुकाया, किसी एक को, वरना हम दोनों यहां हमेशा फंसे रहेंगे। गांव की आत्माएं। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, मंदिर के चारों ओर धुंध उठने लगी। धुंध के बीच से गांव के साइन निकल आए। राकेश भी उनमें था, जिसकी आंखें अब पूरी तरह खाली थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, एक की बलि दो, तभी दूसरा बच पाएगा। सीमा रोते हुए चिल्लाई, तुम लोग हमें क्यों फंसा रहे हो? हम निर्दोष हैं। सभी आत्माएं एक साथ गूंज उठी। हम भी निर्दोष थे, हमें भी धोखा दिया गया। अब हमारी मुक्ति तुम्हारे खून से होगी। निर्णय। नितिन ने सीमा की ओर देखा। उसके मन में तूफान था। अगर वो सीमा की बलि देता है तो शायद वो खुद बच निकले, लेकिन अगर नहीं तो दोनों की मौत निश्चित थी। सीमा ने कांपते हुए कहा, नितिन, मैं मरना नहीं चाहती। नितिन की आंखें भर आई। उसने कहा, न तो मैं तुम्हें मरने दूंगा और न खुद बलि दूंगा। हम इस श्राप को किसी और तरह तोड़ेंगे। अंतिम संघर्ष। वो वेदी पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, अगर तुम्हें खून चाहिए तो मेरा पूरा खून ले लो, लेकिन सीमा को छोड़ दो। इतना कहते ही उसने अपने हाथ की नस काट दी। खून वेदी पर गिरने लगा। सभी आत्माएं चीख उठीं। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। छत से धूल झड़ने लगी। साए चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और पूरे गांव में फैल गई। सभी आत्माएं धुएं की तरह गायब हो गई। राकेश भी, बूढ़ा भी और बाकी सब। गांव कांत। सीमा ने आंसू पोंछते हुए नितिन का हाथ पकड़ा। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन बेहद कमजोर। जैसे ही रोशनी थमी, उनके सामने वही पगडंडी साफ दिखी जो बाहर जाती थी। इस बार वे दोनों दौड़ते हुए आगे बढ़े और सचमुच हाईवे पर पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ घना जंगल और सुनसान सड़क। आखिरी मोड़। सीमा ने रोते हुए नितिन से कहा, हम बच गए, आखिरकार बच गए। नितिन मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल होने लगी। शरीर कांपने लगा। उसके कानों से खून निकल आया। वो फुसफुसाया, शायद मैं पूरा नहीं बच पाया। और अगले ही पल नितिन जमीन पर गिर पड़ा। सीमा चीखती रह गई, जबकि उसके पीछे कहीं से गांव की घंटियां फिर बजने लगी। बलि अधूरी है, बलि अधूरी है।